Hello everyone, I am Sandeep Kumar. Today I will start your second class for your coming CTET exam, which will be in maybe in the end of July और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आप देख सकते हो उसके नोटिफिकेशंस को. होपफुली ऐसा होना चाहिए. ठीक है. दूसरी बात, हम इस क्लास को स्टार्ट करेंगे जो कि आपके लिए बहुत एक हेल्पफुल होने वाली है. क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि इसमें NCERT का एक समराइजेशन मैं कराने वाला हूँ. ठीक है, तो आप तैयार रहिए मेरे इस चैनल यूट्यूब चैनल सोशल विद संदीप के साथ. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके, तो वेट कर लो थोड़ा सा, फिर हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सूर्य गर्म गैसों का बना होता है या गैसों का होता है. तो सूरज, जाहिर सी बात है, गर्म गैस है, तभी तो सूरज से ऊर्जा इतनी ज़्यादा मतलब निकलती है, उत्सर्जित होती है, प्रोड्यूस होती है ना. तो सूर्य क्या है? एक गैसीय गोला कह सकते हो, या गर्म गैस का एक आकार, गोला. ठीक है, ठीक है, ग्रह, आप जैसा समझ सकते हो. तो सूर्य क्या है? एक गर्म गैसीय ग्रह है या गोला है, ऐसे याद रखोगे. गर्म क्यों? क्योंकि उससे जाहिर सी बात है, वो तो बच्चा भी बता देगा कि जो सूरज है उससे प्रोड्यूस होती है एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जाएं उत्पन्न होती है ना. आगे लिखा है, तथा इसके खिंचाव बल से ही सौर मंडल को बांधे रखने में मदद मिलती है. तो आपसे एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि सूर्य गर्म गैसों का होता है. ठीक है, सबको पता कि सूरज भैया गर्म होते हैं, तो वो तो गर्म गैसीय. करेक्ट वन. सेकंड ऑप्शन कि सौर मंडल को बांधे रखने में सूर्य का खिंचाव बल मदद नहीं करता है, ऐसा स्टेटमेंट देगा, जो कि तो गलत है. क्योंकि हमने क्या पढ़ा NCERT के बेस पे, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि इसके या इसका खिंचाव बल, इसका मतलब सूर्य का, जो सूरज है, सूरज के जो खिंचाव बल है, फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल, जैसे आप कहते हो ना कि वो हमें बांधे रखती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण जैसे. तो ऐसे सूर्य क्या है? इसका खिंचाव बल ही सौर मंडल को, हमारे पूरा जो सौर मंडल है उसको बांधे रखने में कौन मदद करता है? सूर्य. ठीक है, तो सूर्य क्या करता है? पूरे जो सौर मंडल है उनको बांधे रखने में, यानी कि उनको रोक के रखने में, उनको खींच के रखने में मदद करता है. अगर सूरज ऐसा नहीं करेगा तो हम कहीं और का सामान कहीं और मिलेगा, है ना. तो सूरज क्या करता है? सभी सौर मंडल मतलब जो सूर्य के चारों आसपास जो सारी चीज़ें घूम रही हैं, है ना, परिक्रमा कर रही हैं, इवॉल्व है ना, एवोल्यूशंस हो रही हैं, जो चीज़ें रिवॉल्व हो रही हैं जो वहाँ पे, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं सूरज बांधे रखने में मदद करता है. ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है किससे? पृथ्वी से. यानी कि सूरज हमारे से देखने में हमें लगता है ना कि सूरज ये रहा, हम देख नहीं पा रहे. एक्चुअल में उसकी दूरी कितनी है? 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूरज हमारी पृथ्वी से, हमसे. ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह. अब जो सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी जो हमारा सूरज है, हमारे सूरज मामा, चंदा मामा जब हम बोलते रहते हैं, तो जो सूरज है, सूर्य से हमारे जो ग्रह है उनकी कैसी दूरी है, किस तरह से सूर्य के अनुसार ग्रह की दूरी है, तो हम वो भी देख लेते हैं ना. तो मैंने लिखा हुआ है MEVEMJSUN. ठीक है, यानी कि M से मार्स यानी मंगल आपका. ठीक है, मार्स, फिर वीनस, फिर E से अर्थ. मैंने सर्कल किया हुआ है कि हमारा अर्थ कौन से नंबर पे? 3rd नंबर पे. ये भी ध्यान रखना है. सॉरी. तो पहला है मार्स, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ यानी हमारी जो पृथ्वी 3rd नंबर पे, चौथा है मरकरी, पांचवा है जुपिटर, छठा है सैटर्न, और सातवां है आपका यूरेनस, और आठवां है नेपच्यून. ठीक है, तो टोटल 8 ग्रह हैं जो कहीं ना कहीं अपने अनुसार कार्य करते हैं. एक और ग्रह है, मैं बताना चाहूँगा, आप इसको नॉलेज के लिए, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए नोट डाउन कर लेना.
तो वो नोवा ग्रह है प्लूटो। ठीक है, प्लूटो क्या है, एक और नोवा ग्रह है जो बाद में खोजा गया है। 2006 में एक बैठक हुई थी। ठीक है, खगोलीय संगठनों की एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक हुई थी 2006 में, जिसके दौरान उस बैठक में एक नौवें ग्रह का जिक्र किया गया। ठीक है, नौवें ग्रह का जिक्र किया गया और उसका नाम है प्लूटो। प्लूटो जो सबसे छोटा ग्रह है, जिसको बहुत छोटा आकार होने के कारण उसको बोना ग्रह भी कहा गया। ठीक है, बहुत छोटा आकार है इसलिए इसको बोल दिया गया बोना ग्रह, ऐसा बताया गया है। ठीक है, उस संगठन में, उस मीटिंग में। ठीक है, तो ये एक आप अपने अलग से ब्रैकेट में या कहीं भी इसको साइड में या जैसे भी आपको लगता है लिख लेना। तो सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह हैं वो कौन कौन से हैं? मार्स, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, स्टार्टिंग के जो 3 मार्स, वीनस और अर्थ। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मार्स और अर्थ के बीच में कौन सा ग्रह पड़ता है, तो एम और ई के बीच में वी आता है, यानी कि वीनस आता है। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है कि हमारी अर्थ कौन से नंबर पर आती है ग्रहों के मामलों में। तो ग्रह के मामलों में जो मतलब सूर्य से जो दूरी में पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो पृथ्वी का 3रा नंबर है। लेकिन अगर बोले आकार में कौन सा बड़ा है, एक ये नोट डाउन अलग से कर लेना, मैंने लिखा नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आकार में कौन सा बड़ा, आकार में पृथ्वी का कौन सा नंबर है, तो आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पर आती है। कैसे आती है वो मैं बता देता हूँ। आपका जो ये है लास्ट के 4 JSUN सन, जेसन मतलब ऐसे समझ लेना, जे और सन SUN सन। तो ये जो लास्ट के 4 है ना, इनके बाद पृथ्वी का नंबर आता है। क्यों बताता हूँ। जो ये जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर के बाद आपका सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपच्यून। फिर ये इस तरह से जुपिटर के बाद ये सारे जो ग्रह हैं, आप NCERT की बुक या फिर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको तो भी दिख जाएगा इनके आकार और आकृति कैसे बने हुए हैं, किस तरह से सीक्वेंसली, मतलब एक किस तरह से आकृति आपने अनुसार कैसे व्यवस्थित हुई है वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है, ये लिख लेना साइड में, जुपिटर सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर नेपच्यून है। तो ये तो 4 हो गए एक साथ। फिर 5वां कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? पृथ्वी है। तो सबसे बड़े ग्रह के आकार में अगर देखा जाए तो पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ये ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अगर बोला जाए कि पृथ्वी का आकारों के मामले में 5वां है। ठीक है, सबसे बड़े आकार में पृथ्वी 5वें नंबर पर है। लेकिन अगर बोला जाए कि सूर्य से ग्रहों की जो दूरी है उसमें पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तो सूर्य से अगर हम देखें तो पृथ्वी का कौन सा स्थान पड़ रहा है? 3रा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहलाता है। तो हमारी पृथ्वी का जुड़वा भाई या बहन जो समझ लो। ठीक है, आपने अपने घर में भी देखा होगा ना, हम कहते हैं ना कि ये जुड़वा दिखते हैं, ये जुड़वा है, ये जुड़वा बहन है, ये जुड़वा भाई है ना, या ये मेरी मम्मी की बहन है तो सेम जैसी दिख रही है, या मेरे पापा के भाई है तो सेम दिख रहे हैं, या मेरा भाई है तो सेम दिख रहा है, या मेरी बहन है तो सेम दिख रही है ना, हम कहते हैं जुड़वा। तो जुड़वा क्यों कह रहे होते हो? क्योंकि आपके फीचर्स बिल्कुल हूबहू मिल जाते हैं। आपने देखा है ना, जब आप कहीं जाते हो और आपका ही कोई छोटा भाई या छोटी बहन आपका कहीं जाते हैं और आपके दोस्त अचानक से देखते हैं तो एक पल के लिए सडन क्लिक करता है माइंड में, है ना, कि अरे यार ये तो मतलब उसकी बहन या उसका भाई लग रहा है। तो कभी कभी उस स्कूल में ऐसा होता है, अक्सर स्कूल्स में या कॉलेजेस में, जहाँ पे 2 भाई बहन एक साथ, जो ट्विंस या थोड़ी सिमिलैरिटी जिसमें होती है दिखने में, फीचर्स वाइज, मतलब अपीयरेंस जिसका ऊपर से देखने में ऐसा लगता है ना कि जुड़वे से है। तो जब हम किसी को नहीं जानते और अचानक से हम जाते हैं, कोई हमें देखता है, हमारे भाई का फ्रेंड या हमारा खुद का फ्रेंड हमारे ही भाई को देख रहा होता है, या हमारे किसी कज़न्स को या रिलेटिव्स को, तो कोई ना कोई हमें ज़रूर टोकता है, तुम उसके भाई हो या तुम उसकी बहन हो। तो हम कैसे टोका उन्होंने? क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हमारी चीज़ें में और हमारे
साथ वालों के लिए कुछ चीज़ें एक जैसी दिखती हैं। तो सेम यहाँ पे देख लो कि शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा क्यों बोला? क्योंकि जो शुक्र ग्रह है वही पृथ्वी के ग्रह के आकार और आकृति के समान दिखता है, इसीलिए उसको जुड़वा ग्रह बोला है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि जो शुक्र ग्रह है वो किसका जुड़वा ग्रह है? पृथ्वी का। हमारी पृथ्वी का ग्रह कौन है? जुड़वा, यानी पृथ्वी के जैसा हूबहू कौन दिखती है? कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह, ठीक है। क्यों दिखता है? क्योंकि शुक्र ग्रह और पृथ्वी का जो आकार है, आकृति है, उसमें कुछ हद तक या बहुत हद तक हम कह सकते हैं समानताएं हैं। नीचे लिखा हुआ है भू आब मतलब भू से भूमि समझ सकते हो ना, भूमि यानी कि जमीन, धरती, ठीक है। तो भू आब ठीक है, भू आब पृथ्वी के समान आकार को कहा गया है, कि जो पृथ्वी के समान आकार है उसको भू आब कहा गया है, ठीक है। लास्ट में क्या लिखा हुआ मैंने? 3 लाख किलोमीटर प्रकाश की गति होने के बाद भी, यानी 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से सूरज की जो रोशनी है, जो गति है उसकी, वो होने इतनी गति है कि 3 लाख किलोमीटर पर स्पीड से ऐसे मतलब एक गति चल रही है उसकी, उसके बावजूद भी देखो क्या लिखा है, गति होने के बाद भी प्रकाश यानी सूरज की रोशनी, प्रकाश पृथ्वी पर 8, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, वो डार्क नहीं हो पाया है, पृथ्वी पर 8 मिनट का समय लेती है। अब सोचो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से उसकी जो गति है प्रकाश की, उसके बावजूद भी पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंच रही है सूरज की रोशनी? लगभग 8 मिनट तक टाइम लगाती है, फिर वो हमारे तक पहुंच रही है पृथ्वी पर हमारे, ठीक है। तो सूरज की जो प्रकाश की रोशनी वो वहाँ तो स्पीड में दिख रही है कि 3 लाख किलोमीटर है गति, लेकिन पृथ्वी पर वो 3 लाख किलोमीटर होने के बावजूद भी कितने मिनट पर आ रही है पृथ्वी पर? लगभग 8 मिनट। लगभग कितना? 8 मिनट का समय लेती है पहुंचने में। कहाँ पे? पृथ्वी पर। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो कितना मिनट लेता है पृथ्वी तक आने में? 8 मिनट। एक लास्ट लिखा हुआ नीचे, कृत्रिम पिंड। कृत्रिम पिंड, कृत्रिम मतलब बनावटी। एक होता है ना, हम हूबहू एक मॉडल तैयार करते हैं। साइंस में हम लोगों ने भी किया है स्कूल में, जब हम 10th में होते थे या फिर जो 12th के बच्चे होते थे साइंस साइड वाले, वो क्या करते थे, हम 10th में जब थे तो हमने ऐसा किया, फिर एक होता हम स्कूल चेंज कर लेते, या जब हम नहीं कर रहे होते साइंस तो हम नहीं कर पाते आगे। तो जब 10th में बच्चे होते हैं, हम 10th तक तो सभी साइंस लेते हैं, सबके पास साइंस होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो 10th में क्या था, एक मॉडल बनाने को दिया जाता था, तो हम हूबहू कोशिश करते थे, मॉडल बनाते थे। बहुत से बच्चे तो इतने मतलब शरारती करने वाले बच्चे होते थे कि मतलब उनको हर एक चीज़ अपने आप से करनी होती तो दूसरे का चुरा लेते थे, है ना। या फिर कुछ बच्चे ऐसे इतने महान होते थे कि भैया अपना दिमाग लगाना ही नहीं चाहते थे। वो कहते थे भैया ठीक है, हम वैसे भी बहुत शहंशाह हैं, तो हम क्या करेंगे इतना दिमाग लगा के, तो बेहतर है कि भैया पका पकाया उठा लो और उसी से सोचो भैया पूरे 100 में से 100 मिल जाएंगे। तो पका पकाया से बेहतर है कि अपने आप से बना लेते। तो क्या करते हैं लोग, खरीद लेते हैं। तो जो खरीदते हैं हम, या जो हम बनाते हैं किसी चीज़ को देख करके, उसी को हमने क्या शब्द दिया हुआ है, कृत्रिम। त्रिम ये से त्रिशूल है, उस पर मात्रा, ठीक है। कृत्रिम, कृत्रिम पिंड किसे कहा गया? जो मानव निर्मित उपग्रह है। मैंने हाइफन का चिन्ह दिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए, उपग्रह, ठीक है। तो कृत्रिम पिंड क्या है? कृत्रिम पिंड एक मानवीय उपग्रह है जो मानव के द्वारा तैयार या निर्मित या बनाया जाता है, उसे क्या बोला गया है? कृत्रिम पिंड, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो जो भी चीज़ें हम एक अलग बनावटी बनाते हैं उसको हमने कृत्रिम नाम दे दिया, ठीक है। मतलब हूबहू हम वैसा तैयार करने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स भी एक रियलिटी पे चेक करने से पहले एक कृत्रिम चीज़ों पर उसका टेस्ट करते हैं, या बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जो कृत्रिम पे चेक करते हैं, मतलब बनावटी चीज़ों पे। डायरेक्टली भी कोई ह्यूमन बॉडीज़ पे जाकर वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट नहीं करते, है ना। उससे पहले वो एक, जैसे हम कहते हैं ना स्टैचूज़, तो उसमें कैसे हम
क्या करेंगे, कहाँ से कैसे चीज़ों को हम चेक करना है, कैसे क्या करना है, वो पहले वहाँ सिखाना शुरू करते हैं। फिर वहाँ पे जब आपका डर थोड़ा सा आप ओवरकम करते हो अपने डर को, उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे ले जाते हैं। तो सेम ऐसी हर जगह होता है, ठीक है। तो कृत्रिम ध्यान रखना बनावटी होता है, कृत्रिम का मतलब, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने बोला ना कि कृत्रिम कृत्रिम जो ग्रह है, कृत्रिम ग्रह मतलब जो मानव निर्मित, यानी कि हम लोग जो बनाते हैं एक ग्रह का आकार बनाते हैं देख करके हुबहू, यानी कि ओरिजिनल नहीं होता, नकली मॉडल जैसे कह सकते हो, या ओरिजिनलिटी भी होती है बट उसमें कुछ हद तक उतनी प्योरिटी नहीं होती है जितनी कि एक रियलिटी चीज़ों में होती है। हम नेचर में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, है ना, और उसको हम एक आकार, एक मॉडल के रूप में तैयार करके दिखाते हैं। तो हमारे उस चीज़ में उतनी रियलिटी नहीं होती जितनी एक पहले से जो खुद से निर्मित हुई चीज़ है उसमें, है ना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मानव निर्मित कृत्रिम ग्रह है, ठीक है, जो मानव निर्मित उपग्रह है जिसको हमने कृत्रिम कहा है, यानी कि बनावटी, कृत्रिम मतलब बनावटी, तो बनावटी है जो इसको हमने बनाया हुआ है, उसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं यहाँ पे मैंने। तो लिखा हुआ है मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं, इनसेट, INSET, इनसेट। फिर दूसरा ग्रह जो मानव निर्मित है मतलब बनावटी, तो पहला इनसेट ग्रह है, इनसेट उपग्रह, सॉरी इनसेट उपग्रह, दूसरा IRS, और तीसरा है एडुसेट, ठीक है। तो ये 3 ऐसे उपग्रह हैं जो मानव निर्मित है, जिसमें से एडुसेट बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है कहीं ना कहीं, और ये केवल सीटेट में नहीं बल्कि अदर टेट या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आपको एडुसेट का एग्ज़ाम्पल देखने को या पूछने को आ सकता है। UPSC के 2018 वाले क्वेश्चन में जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है मेंस में जाने से पहले, उसमें एक इस तरह का क्वेश्चन ऑप्शन में स्टेटमेंट वाइज में आया हुआ था एडुसेट से रिलेटेड, कि एडुसेट मानव निर्मित उपग्रह है या नहीं, ऐसा करके, और कुछ आगे और भी ऐड ऑन किया हुआ था उस पर। तो ये ध्यान रखना है कि मानव निर्मित जो उपग्रह है वो कौन कौन से हैं। पहला है इनसेट, एडुसेट और IRS, ये 3 नाम हैं, ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पे पृथ्वी से चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा दोनों पर ही आप देखते हो ना कि पृथ्वी जिसमें हम सब रहते हैं, चंद्रमा जो हमारे आकाशीय रूप में हम जिसको ऊपर देख रहे होते हैं। तो लिखा क्या है, पृथ्वी से यानी हमारे यहाँ से, ज़मीन से, धरती से, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ से, पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, हम कहते हैं कि जब हम एक डायरेक्शन में देख रहे हैं तो हमारे राइट और लेफ्ट हैंड साइड पे जो खड़ा बंदा होगा वो हमारे आधे आधे पोर्शन को देखेगा, ठीक है। जब वही दोनों इंसान जो हमारे फेस टू फेस बिल्कुल सामने आएंगे तो क्या होगा, वो हमारी पूरी चीज़ों को देख सकता है, पूरी आकृति को देख सकता है या पूरे फेस को देख सकता है। तो ऐसे पृथ्वी से हम चंद्रमा के केवल एक ही हिस्से को देखते हैं, क्योंकि वो आधा हिस्सा कहते हैं ना ढका होता है। वो जैसे कहते हैं ना, जब पृथ्वी रोटेट होती है, घूमती है, जब चारों तरफ इस साइड से उस साइड जब अपना घुमाव करती है पृथ्वी, तो उस दौरान हमें पृथ्वी का केवल यही हिस्सा देखने, चंद्रमा का केवल वही हिस्सा दिखता है जो हमारे पृथ्वी के साइड, हमारे साइड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे लिखा है वहीं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते छोटे छोटे टुकड़े। अब सूरज के चारों ओर कुछ ना कुछ चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है सूरज क्या है, सारे उपग्रहों को बांधने में मदद रखता है। जो उपग्रह है, जो अन्य ग्रह है, उनको बांधे रखने में कौन मदद करता है, सौरमंडल को बांधने में कौन मदद कर रहा है, सूरज। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे सौरमंडल को थामने में, बांधे रखने में, उसको संभाले रखने में कौन मदद करता है। तो सौरमंडल को बांधे रखने में सूर्य मदद करता है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन है कि वहीं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते छोटे छोटे टुकड़े के आकार या छोटे छोटे टुकड़े के रूप, उसको क्या कहा है, उल्का पिंड, ठीक है। तो जो छोटे छोटे, जैसे आप कहते हो ना पत्थर जैसा कुछ घूम रहा है, पिक्चर में देखोगे तो आपको लगेगा कि ये पत्थर घूम रहे कुछ, या क्योंकि
हम कहेंगे कि भैया पृथ्वी, ना पृथ्वी का आकार दिख रहा है, ना जुपिटर दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ये कोई टुकड़े वगैरह पत्थर जैसे दिख रहे हैं। तो वही टुकड़े, वही पत्थर जो सूरज के चारों ओर घूम रहे होते हैं, उन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया है, उल्का पिंड कहा है उसी को। ठीक है, तो उल्का पिंड क्या है, छोटे छोटे वो आकार जो सूरज के चारों ओर घूमते हैं, उनको क्या दे दिया नाम, उल्का पिंड। तो उल्का पिंड कहाँ पर मिलेंगे आपको, सूरज के आसपास, सूरज के चारों ओर उल्का पिंड दिखेंगे, जो कि छोटे छोटे आकार में होते हैं, टुकड़ों में होते हैं। यहाँ लिखा हुआ धरातल पर गड्ढे बनने का कारण। अब धरातल मतलब जो ज़मीनी स्तर होता है, जैसे हम कहते हैं ना चांद पर गए जो लोग होते हैं, तो हम कहते हैं चांद पर गए, तो वहाँ पे कई बार सुना भी होगा आपने कि चांद पर गड्ढे बन गए, है ना, चांद पर गड्ढे बन गए, या हमने बोला हमारी पृथ्वी पर कहीं गड्ढे बन रहे हैं या बन गए, ऐसा मान हमने सुन लिया या अज्यूम कर लिया ऐसा। तो ये सारा गड्ढा बनना क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, जैसे हमने सब सुना ना चांद पर गड्ढे बन रहे हैं, चांद की जो आकृति है वो जो पहले इतना सुंदर हुआ करता था, और अब उसी को हम रियलिटी में अगर हम जब हमें कोई रियलिटी में वो एक स्कैन करके हम देखने में जब देखते हैं साइंटिस्ट, तो पता लगता है कि कभी कभी न्यूज़ में भी आपने सुना होगा, देखा होगा कि चांद कितना, जितना सुंदर दिखता था उतना ही उसको अजीब बना दिया है या अजीब हो गया है। ठीक है, उसमें मानव का भी कहीं ना कहीं हाथ होता है ना, कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हाथ होता ही है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपने पृथ्वी को प्रदूषित भी कर रहे होते हैं, तो उसका असर हम पे जैसे होता है, वैसे ही बाकी अन्य नेचुरल जो चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, उन पर भी उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो उससे उनका भी नष्ट होता है, नुकसान होता है, हमारा तो हो ही रहा है, हमारे द्वारा हमारा तो होता ही है, लेकिन हमारे साथ साथ वो प्राकृतिक चीज़ें जो सुंदरता को दर्शाती हैं, सुंदरता को बिखेरती हैं, उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान या नष्ट होना तय होता है। लेकिन वो प्राकृतिक है तो अपने आप निर्मित होके मर जाती हैं, पर फिर निर्मित हो जाती है। लेकिन अगर इंसान को कहीं ना कहीं नुकसान होता है तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। एक पेड़ को काटोगे तो कितना, महीने भर में तो नहीं उगेगा, वो कुछ 1-2 हफ्ते में उसकी फिर से वो कहते हैं ना छोटी छोटी वो पत्तियाँ निकल जाएगी 1-2 हफ्ते में। लेकिन हम लोगों को 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, महीना ठीक होने में लग जाएगा। प्रदूषण से अगर हमारे को इन्फेक्शन होता है ना, तो प्रदूषण से जब हम इन्फेक्ट होते हैं तो उससे बचने के लिए हमें मास्क लगाना पड़ता है, और मास्क फिर एक दिन नहीं लगाना पड़ता। हम सोचते भैया अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया तो हम 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने तक लगा के रखें, ताकि हम जो चीज़ें नुकसान हुई है उसको हम कम कर दें, उसको हटा दें, वो चीज़ें हमारे से निकल जाए, परमानेंटली हट जाए। तो हम टाइम लेते हैं ना, तो वही चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो धरातल पर गड्ढे बनने का कारण क्या है, उल्का पिंड। उल्का पिंड कहाँ बताया था मैंने अभी, सूरज के चारों ओर घूमते हुए जो पत्थर के आकार के छोटे छोटे टुकड़े हैं, उसी को क्या बोला है, उल्का पिंड। तो लिखा हुआ कि जो गड्ढे बनते हैं धरातल पर, वो किसके कारण बनते हैं, उल्का पिंड का बिना पूरी तरह जले गिर जाना। तो जब आसमान में उल्का पिंड, जैसे आप कहते हैं तारे टूट रहे हैं, इधर से उधर बिखर रहे, तो वो तारे एक्चुअल में नहीं, वो मतलब वही चीज़ें हैं जो इधर से उधर बिखर रही होती हैं, या इधर से उधर वो अपने आपस में उनका जो आकर्षण या कह सकते हो इस तरह की चीज़ें होती हैं आसमान में। तो जो उल्का पिंड आसमान में जल नहीं पाते ढंग से, पृथ्वी की हम जब लेयर वाला चैप्टर जब हम वो पढ़ेंगे जिसमें अलग अलग लेयर्स हैं, मतलब अलग अलग कह सकते हो कि परत है ना, अलग अलग जो परतें हैं पृथ्वी की, उसमें हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उल्का पिंड कौन से परत में जाकर के जलता है। ठीक है, तो हम वहाँ पे पढ़ेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये देखते हैं कि जो उल्का पिंड है वो बिना जले ही गिर जाता है, और जहाँ वो गिरता है वहाँ पे क्या बन जाता है, गड्ढा। तो किसके कारण बनता है, उल्का पिंड के कारण। और उल्का पिंड किसके आसपास चक्कर लगाते हैं, सूरज के आसपास। किस रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, ध्यान रखना है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि ग्लोब जो स्थिर नहीं होते हैं, ग्लोब और मानचित्र, मानचित्र यानी कि आप मैप, नक्शा, तो नक्शा देखा है, नक्शा तो एक जगह स्थिर किया जा सकता है, जाहिर सी बात है ना। ग्लोब घूमता रहता है, घूमता रहता है, तो ये ऐसे भी, ये तो कॉमन सा आप समझ पाओगे कि जो ग्लोब है वो स्थिर नहीं होता है, मतलब एक स्टैटिक फॉर्म में नहीं होता, उसको आप
स्टेबल नहीं कर सकते ग्लोब को, क्योंकि वो एक आकृति में ऐसे घूमने वाली आकृति का होता है ग्लोब। नक्शा क्या होता है, आपने एक ऐसे लगा दिया नक्शा और वो स्थिर हो गया, है ना। लेकिन ग्लोब क्या है, ग्लोब स्थिर नहीं है, आप उसको ईजिली लेके आ जा सकते हो कहीं भी, मैप भी लेकर आ जा सकते हो, बट मैप स्थिर अवस्था में हो सकता है, लेकिन ग्लोब चाहे आप कहीं भी लेके जाओ फिर भी घूमते घूमते ही चल रहा होगा अपना, है ना। तो एक तरह से ऐसे ध्यान रख सकते हो कि जो ग्लोब है वो स्थिर कभी नहीं होते हैं। और एक बार इसमें और भी ध्यान से देख लो कि इसमें क्या लिखा है, तथा इसी पर महाद्वीप, महासागर और देशों का सही आकार, सही रूप दर्शाया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानचित्र, स्टेटमेंट दे दी जाएगी कि ग्लोब जो स्थिर नहीं होता है। तो ये आपने पढ़ा, ठीक है, कि स्थिर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि ग्लोब एक आकृति ऐसी होती है गोल जो घूमता ही रहता है। फिर आगे इसी में लिखेगा कि इसी पर महाद्वीप, महासागर और देशों का सही आकार दर्शाया जा सकता है। तो हाँ, ये तो ठीक है। नीचे लिखेगा मानचित्र, मानचित्र वह है जो स्थिर होता है। तो आपने बोला कि हाँ ठीक है, मानचित्र स्थिर हो सकता है, ग्लोब नहीं हो सकता लेकिन मानचित्र हो सकता है। अब आपसे एक और स्टेटमेंट इसी में ऐड ऑन करेगा, इसी से रिलेटेड, कि मानचित्र पर हम महाद्वीप, महासागर और देशों को सही आकार में दर्शा सकते हैं। तो फिर भैया ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। मानचित्र पे आप इन चीज़ों को देखा है कभी? मानचित्र पे आपको दर्शाया है कि ये महासागर है, वो महासागर ऐसा है। जब आप ग्लोब उठाओगे ना, ग्लोब को देखोगे, चारों तरफ घुमा के देखोगे ना, तो हर एक चीज़ लिखी और दिखाई गई होगी बाकायदा, उस पर बनी हुई, कि ये वाला पानी का हिस्सा, ये महासागर है, ये समुद्र है, वो देश है, पूरा A to Z ग्लोब पे दिखाया होगा।